हेलो। ओके गाइज, एम आई ऑडिबल? सभी स्टूडेंट्स को आवाज आ Yes, रही है sir. गाइज? Yes, sir. यस, ओके। ओके देन, सो देखिए गाइज, लास्ट सेशन में हमने मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट? कि जावा में अपेक्स, जावा में मेथड्स क्या होता है, ठीक है? सो मेथड्स के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस किया, ठीक है? जब हम एक मेथड बनाते हैं तो मेथड के साथ हमें रिटर्न टाइप देना जरूरी है। विदाउट रिटर्न टाइप आप किसी भी मेथड को डिफाइन नहीं कर सकते, करेक्ट? क्योंकि जो मेथड का सिग्नेचर होता है तो हम डिफाइन करते हैं पब्लिक वॉइड m1, करेक्ट? अब यहां पर हमने पब्लिक दिया है, यहां पर एक्सेस मॉडिफायर, एंड वॉइड हमारा रिटर्न टाइप है। सो अगर आपने विदाउट वॉइड कोई मेथड बनाया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो जब भी आप कोई मेथड बनाते हैं तो हमें उसका रिटर्न टाइप कंपलसरी है। विदाउट रिटर्न टाइप आप किसी भी मेथड को यहां इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, करेक्ट? सो देखिए, अभी हमने एक क्लास के बारे में डिस्कस किया था। सो क्लास सभी को क्लियर है, ऑब्जेक्ट सभी को पता है। सो क्लास के बारे में जैसा हमने डिस्कस किया था कि क्लास क्या होता है? क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। तो दोनों चीजें हमारे क्लास के अंदर प्रेजेंट होती है जब आप वेरिएबल बनाते हैं एंड मेथड्स बनाते हैं। अब क्लास में सिर्फ इतनी चीजें नहीं होती, क्लास में कई सारे ब्लॉक्स भी होते हैं, ठीक है? कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, स्टैटिक ब्लॉक्स होते हैं, इनर क्लासेस होती है। तो सारी चीजें अब हमें यहां पर डिस्कस करना है, लेकिन मेनली यहां पर आपके पास वेरिएबल्स एंड मेथड्स हम बनाते हैं क्लास के पार्ट में, ठीक है? क्लास के अंदर, करेक्ट? सो अब आपको वेरिएबल का कंप्लीट आइडिया हो गया, मेथड का आपको कंप्लीट आइडिया है। देखिए, अभी हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में, ठीक है? कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या है? हमने एक क्लास बनाया, फिर उस क्लास को एक्सेस करने के लिए आपने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, राइट? अब ये ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो आप? सपोज करिए कि आपने एक क्लास बनाया है, सो पब्लिक क्लास माई क्लास। तो ये हमने एक क्लास बनाया। अब इस क्लास के अंदर हम कई सारी प्रॉपर्टीज को बनाते हैं एंड मेथड्स को बनाते हैं, जैसे सो पब्लिक इंट a इज इक्वल टू 10, करेक्ट? एक हमने प्रॉपर्टी बनाया अगेन, सो पब्लिक इंट b इज इक्वल टू 20। तो ऐसी हम प्रॉपर्टी को बनाते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज देखिए, जैसे आप इसको बनाएंगे एंड कुछ मेथड, सपोज करिए हम एक मेथड भी बना लेते हैं, सो पब्लिक वॉइड m1, एंड अब देखिए, अब अगर हम इन चाहे तो इस मेथड में किसी भी टाइप का लॉजिक हम यहां इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो अगर हमें इन वेरिएबल को एक्सेस करना है या फिर इस मेथड को एक्सेस करना है तो हम एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो आप? सो क्लास नेम, सो क्लास नेम क्या है यहां पर? माई क्लास। देखिए, माई क्लास, देन ऑब्जेक्ट जो भी नाम आपको रखना है इज इक्वल टू न्यू माई क्लास, करेक्ट? एंड अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं। सो ऑब्जेक्ट डॉट, अगर आपको किसी वेरिएबल को एक्सेस करना है तो आप वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हो। सो ऑब्जेक्ट डॉट ए, आप चाहे तो आप इसकी प्रॉपर्टी को अपडेट कर सकते हैं, करेक्ट? एंड अगर हमें मेथड को एक्सेस करना है सो ऑब्जेक्ट डॉट m1, करेक्ट? तो ये भी चीजें पॉसिबल है, आप डायरेक्टली से एक्सेस कर पाएंगे। अब सपोज करिए, हमने सपोज करिए कि एक क्लास बनाया। अब उस क्लास में हमने कई सारे, सपोज करिए कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन देना है या फिर हमें किसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को देना है, तो वो हमें अभी प्रिंट करना है। देखिए, सो एक क्लास हमें चाहिए जहां पर हम एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करें। सो एम्प्लॉय क्लास, अब इसको ध्यान से देखिए, हमें क्लास क्रिएट करना है जिसमें हमें कुछ एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉय नेम, ठीक है? एम्प्लॉय आईडी, ठीक है? सो नेम एंड आईडी, एंड सपोज करिए और कुछ डिटेल्स हमें चाहिए जैसे कि
मोबाइल नंबर, सो मोबाइल नंबर। करेक्ट। तो ये डिटेल अब हमें चाहिए। तो इस डिटेल के लिए हम क्या करेंगे, इस क्लास को हमें पहले बनाना पड़ेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड है कि हमें एक एम्प्लॉय चाहिए जिसकी इंफॉर्मेशन हमें क्लास के अंदर बाइंड करना है। तो अब आप क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे एम्प्लॉय के लिए। सो हमने बनाया, देखिए पब्लिक क्लास। इसको ध्यान से देखिए अभी कि हमें कंस्ट्रक्टर की जरूरत कहां आती है। ठीक है, सो पब्लिक क्लास एंड हमने यहां पर बनाया एम्प्लॉय डिटेल्स नाम से, एम्प्लॉय डिटेल्स नाम से हमने क्लास बनाया। एंड अब हमें इस एम्प्लॉय की डिटेल्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रॉपर्टी बनाएंगे। सबसे पहले हमें चाहिए एम्प्लॉय आईडी, देन हमें चाहिए नेम एंड मोबाइल नंबर। सो देखिए एम्प्लॉय आईडी के लिए हम एक इंटीजर वैल्यू को ले सकते हैं। सो पब्लिक इंट एंड हमने यहां पर दिया एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, हम इसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमें मल्टीपल एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए। सपोज करें कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन में 50+ एम्प्लॉयज है, तो सभी एम्प्लॉयज का डेटा हमें चाहिए। तो सभी के लिए तो हम क्लास नहीं बनाने वाले, हम एक क्लास बनाएंगे, हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, वहीं पर हम इन एम्प्लॉयज का डेटा को स्टोर करेंगे। करेक्ट। तो हम एक क्लास बनाएंगे और इस क्लास के ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। यस और नो, हमने डिस्कस किया था कि एक क्लास के आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना पाएंगे। यस और नो गाइस, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? आप एक क्लास में हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। सो वैसे ही हम एक पहले ब्लूप्रिंट बनाएंगे और फिर उस क्लास के मल्टीपल इंस्टेंसेस बनाएंगे। ठीक है, सो एम्प्लॉय आईडी हमने दिया इंट, देन पब्लिक, अब नाम चाहिए हमें एम्प्लॉय का, सो स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम एंड देन सो पब्लिक। ओके, तो मोबाइल नंबर के लिए भी एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा ले लेते हैं। सो स्ट्रिंग, सो मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा डेटा है। अब अगर हमें इसको प्रिंट करना है तो हम एक मेथड बना सकते हैं सिंपल। सो पब्लिक वॉइड प्रिंट एम्प्लॉय एंड अब हम इसमें डेटा को असाइन कर सकते हैं। सो देखिए अब डेटा को कैसे असाइन करेंगे, जैसे हम इस डेटा को असाइन करें तो आप इसको प्रिंट करा सकते हो डायरेक्टली, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। करेक्ट। सो जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप अब इसमें प्रिंट करा सकते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब अगर हमें इस डेटा को एक्सेस करना है, हर एक एम्प्लॉय को हमें असाइन करना है, तो क्या करेंगे, हम इसमें डेटा असाइन करेंगे। मतलब हमें इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होगा और प्रॉपर्टी को हम एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट के नाम से। करेक्ट, ऑब्जेक्ट नाम से हम इसको एक्सेस करेंगे, तो हमें पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देखिए पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो हमने क्लास का नाम दिया एम्प्लॉय डिटेल्स। सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो देखिए एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स, सो ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय डिटेल्स। करेक्ट, हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट में देखिए जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो तो इसमें एक न्यू मेमोरी स्पेस ऐड हो जाती है। मतलब एक ऑब्जेक्ट बनेगा आपकी मेमोरी स्पेस पर। करेक्ट, अब इस ऑब्जेक्ट पे ये 3 वेरिएबल्स है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड मोबाइल नंबर। तो ये इन तीनों के लिए मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब पहले आपने ऑब्जेक्ट बनाया, देखिए अब ये ऑब्जेक्ट तो बन गया, तो अब इस ऑब्जेक्ट ने कुछ वैल्यू भी होल्ड करके रख दिया, आपकी मेमोरी स्पेस पे कुछ वैल्यू होल्ड करके रख दिया। और अब आपको क्या करना है, अब आपको इन वैल्यू को असाइन करना है। देखिए तो आप असाइन कैसे करोगे, ऑब्जेक्ट डॉट, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, तो आप असाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमें एम्प्लॉय आईडी को असाइन करना है। सो एम्प्लॉय आईडी, तो बाद में आप ये आईडी को असाइन कर रहे हो। पहले आपने क्या किया, पहले आपने ऑब्जेक्ट बनाया, बाद में आपने इसकी वैल्यू को असाइन किया। सो देखिए अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर हम इस कोड को इंप्लीमेंट करते, ये आपके लिए करेक्ट है, हम ऐसे ही कोड लिखते हैं, लेकिन अब इसमें एक दिक्कत है। देखिए अगर हम इस कोड को इंप्लीमेंट करते हैं
एक एम्प्लॉय के लिए क्लास बनाएंगे जहां पर हम एम्प्लॉय की डिटेल्स को स्टोर करने वाले हैं। इसको ध्यान से देखेंगे आप, तभी ये चीजें आपको क्लियर होंगी। सो एक न्यू क्लास बना लेते हैं। सो न्यू क्लास, एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल्स नाम से हमने क्लास बनाया। देखिए अब हम इसमें कुछ डेटा को असाइन कर सकते हैं। अब जैसे आपको डेटा चाहिए, आप चाहे तो यहां पर एज अ इंस्टेंस वेरिएबल आप बना सकते हो, या फिर आप एज अ लोकल वेरिएबल आप यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर इंस्टेंस टाइप में बनाएंगे जितना भी डेटा हम यहां पर बना रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, सो पब्लिक इंट, सो एम्प्लॉय आईडी, एक डेटा हमने बना लिया, देन पब्लिक स्ट्रिंग, एंड हमें एम्प्लॉय का नाम चाहिए, सो एम्प्लॉय नेम। ठीक है, सो एम्प्लॉय नेम अगेन एक प्रॉपर्टी हमने बनाया, देन और हमें एक मोबाइल नंबर के लिए चाहिए, सो पब्लिक स्ट्रिंग मोबाइल नंबर। ठीक है, अब ये जो डेटा है, देखिए हमने इसमें किसी भी टाइप की कोई वैल्यू को असाइन नहीं किया है, किसी भी वैल्यू को हमने असाइन नहीं किया। अब सपोज करें हम एक मेथड यहां पर बनाते हैं, पब्लिक वॉइड प्रिंट एम्प्लॉय। ठीक है, सो एम्प्लॉय की डिटेल्स को अब हमें यहां पर प्रिंट करना है, सो प्रिंट एम्प्लॉय, एंड अब हमें इसमें कुछ वैल्यू को असाइन करना है या फिर हमें इसको प्रिंट करना है। सबसे पहले जितने भी वेरिएबल्स है हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं ताकि हमें वैल्यू भी विजिबल हो। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। ठीक है, देन सो यहां पर रोल नंबर, एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, सो एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू, तो एम्प्लॉय आईडी को यहां पर प्रिंट करेंगे, सो ईएमपी आईडी, जो हमने वेरिएबल लिया है उस वेरिएबल को हमें यहां पर प्रिंट करना है। अब ऐसे जितने वेरिएबल्स हमें चाहिए सभी वेरिएबल्स को हम यहां पर प्रिंट करेंगे। हम तीनों इंफॉर्मेशन को यहां पर प्रिंट करते हैं। ठीक है, सो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, सो एम्प्लॉय नेम, एंड अगेन है हमारे पास मोबाइल नंबर, सो एम्प्लॉय मोबाइल नंबर, एंड यहां हमने क्रिएट किया है एक अनदर वेरिएबल, सो मोबाइल नंबर। ठीक है, तो तीन वेरिएबल्स हमने यहां पर बनाए। अब हमने इनको प्रिंट भी कर लिया। ठीक है, अब अगर हमें इस डेटा को एक्सेस करना है, ठीक है, अगर सपोज करिए हम डायरेक्टली कोई वेरिएबल को असाइन नहीं करें, सबसे पहले अगर हमें इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, इस जो मेथड्स को एक्सेस करना है, तो हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, सो क्लास का नाम हमने दिया एम्प्लॉय डिटेल्स। सो देखिए एम्प्लॉय डिटेल्स, सो क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। तो हमने क्लास नेम बना लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स। अब देखिए हम ऑब्जेक्ट के थ्रू इसमें वैल्यू को असाइन करा सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट डॉट, अब हमें एम्प्लॉय की आईडी असाइन करना है, तो जो भी वैल्यू आपको चाहिए वो आप यहां पर असाइन करा सकते हो। लेकिन पहले हमने यहां पर ऑब्जेक्ट को बनाया है, बाद में हमने वैल्यू को असाइन किया। तो पहले जो वैल्यू होगी, तो यहां पर जैसे आप न्यू कीवर्ड का यूज करते हो, न्यू मतलब एक न्यू इंस्टेंस बनता है हमारी मेमोरी स्पेस पे। एक न्यू कीवर्ड से यहां पर एक मेमोरी स्पेस अलोकेट हुआ जिसमें ये तीनों वेरिएबल्स है। अगर हमने इसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया पहले और मैं डायरेक्टली इस एम्प्लॉय डेटा को प्रिंट करता हूं, देखिए सो ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट एम्प्लॉय, हम इस इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली प्रिंट करते हैं। यहां पर प्रिंट एम्प्लॉय के नाम से हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। अभी हमें क्या वैल्यू रिटर्न होगा, देखिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने डायरेक्टली वेरिएबल को एक्सेस किया। ठीक है, देन अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए सो हमने इसको एग्जीक्यूट किया, क्या रिटर्न किया इसने, एम्प्लॉय आईडी 0, राइट, एंड बाकी जगह पर ये नल, क्योंकि स्ट्रिंग की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो नल है और इंट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0। क्लियर। अब देखिए अब ये सेम चीज है अगर मैंने ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए। ठीक है, अब मैंने ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए, तो यहां पर ऑब्जेक्ट 1, देन ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, और इसको भी हम कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट 1 से और ऑब्जेक्ट 2 से। देखिए मल्टीपल हमारे पास एम्प्लॉइज है
और हर एम्प्लॉयज को अब हम प्रिंट कर रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, सो ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू। अब आप इसको प्रिंट करिए, आपको क्या यहां पर मिल रहा है, हर जगह पर एम्प्लॉय की आईडी यहां पर 0 मिल रही है। मतलब इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो डेटा है वो एम्प्लॉय को तो आप एक्सेस कर पा रहे हो, मतलब एक एम्प्लॉय का जो हमारे पास मल्टीपल एम्प्लॉयज है सभी को एक कॉमन आईडी जा रही है जो है 0। करेक्ट, 0 भी एक वैल्यू है और ये वैल्यू सभी एम्प्लॉय को असाइन हो रही है। करेक्ट, मतलब यहां पर हमारे कोड में जो भी हम एप्लीकेशन बनाएंगे उस एप्लीकेशन में दिक्कत आएगा, वो एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां पर मल्टीपल एम्प्लॉयज के लिए एक ही कॉमन वैल्यू गई है। लेकिन प्रोग्रामिंग में जब आप इसको एप्लीकेशन बनाएंगे तो क्या ये पॉसिबल होगा किसी एप्लीकेशन में कि मल्टीपल एम्प्लॉयज को आपने एक ही एम्प्लॉय आईडी असाइन किया, इसमें तो दिक्कत आएगा, राइट। तो जैसे अगर ऐसी कोई केसेस हमारे पास होती है कि जब आप कोई एम्प्लॉय या फिर कोई ऐसा डेटा जो यूनिक होना चाहिए, ठीक है, यूनिक होना चाहिए, जैसे आईडीज, करेक्ट, कोई भी आईडी आप असाइन कर रहे हो तो वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए। हर जहां पर जितने भी वेरिएबल्स आप लेंगे हर वेरिएबल के लिए, हर एम्प्लॉयज के लिए हमें ये यूनिक डेटा चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरीके से असाइन करोगे, अभी तो हम इसमें असाइन कर सकते, देखिए, सो ऑब्जेक्ट डॉट हम ऐसे असाइन कर सकते, कोई इशू नहीं है। लेकिन पहले क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट यहां पर बन रहा है, पहले ऑब्जेक्ट असाइन होता है तो यहां पर आपको 0 वैल्यू मिलेगा, बाद में आपने इसकी वैल्यू को असाइन किया, करेक्ट। तो ऐसी केसेस में पहले तो वैल्यू यहां पर आपको 0 मिलेगा हर इसमें, तो इसीलिए ऐसी कोडिंग हम नहीं करते हैं, करेक्ट, कि पहले हमने वेरिएबल को असाइन किया और बाद में हमने इसमें प्रॉपर्टी असाइन किया, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट डॉट एम्प्लॉय आईडी, सो 102, देखिए इसमें ये सेम दिक्कत हमें आ रही है, करेक्ट, कि अभी हम यहां पर वैल्यू तो असाइन कर रहे हैं, सो ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, अभी तो कोई इशू नहीं है क्योंकि अब हमने क्या किया, अब हमने प्रॉपर्टी को एक्सेस किया ऑब्जेक्ट के थ्रू। सो ऑब्जेक्ट डॉट एंड देन प्रॉपर्टी नेम, तो हमने यहां पर वैल्यू तो असाइन कर लिया, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें यहां पर वैल्यू मिल जाएगा, एम्प्लॉय आईडी 101, 102 एंड 103, ठीक है। अब यहां पर दिक्कत है, दो दिक्कत को समझिए। सबसे पहला, एक, अगर आपने प्रॉपर्टी बनाया और आपने ऑब्जेक्ट डायरेक्टली असाइन किया, यहां पर न्यू कीवर्ड से क्या होता है, न्यू इंस्टेंस बनता है, तो अगर आपने वैल्यू असाइन नहीं किया इसमें तो आपको हर प्रॉपर्टी में एक कॉमन वैल्यू मिल रही है हर ऑब्जेक्ट पे। इस ऑब्जेक्ट पर भी एम्प्लॉय आईडी 0, इस ऑब्जेक्ट पर भी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को 0 मिल रहा था और इस ऑब्जेक्ट के लिए भी आपको एम्प्लॉय आईडी 0 मिल रहा था। मतलब जब आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो वहां पर तो आपको दिक्कत देगा ही, करेक्ट, जिसको जो एक्सेस नहीं देना था उसको वो एक्सेस चला जाएगा, कुछ ना कुछ भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि हर एम्प्लॉयज के लिए एक कॉमन आईडी जा रही है, राइट। सेकेंड चीज, तो ऐसी प्रोग्रामिंग तो हम कभी नहीं करते। एंड यहां पर और एक डिसएडवांटेज है कि यहां पर देखिए इतने एम्प्लॉयज बनाने के लिए मुझे कितनी सारी लाइंस जा रही है, अगर मुझे सभी डेटा चाहिए अब, सो जैसे मुझे ऑब्जेक्ट डॉट और मुझे अभी एम्प्लॉय का नाम भी असाइन करना है, सो एम्प्लॉय नेम, सो हमने यहां पर इसको असाइन किया, सो अनिल, करेक्ट, देन सो ऑब्जेक्ट डॉट और है हमारे पास मोबाइल नंबर, सो मोबाइल नंबर के लिए भी हम वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। सो देखिए ये हमने वैल्यू असाइन किया, तो देखिए एक ही वैल्यू के लिए कितनी सारी लाइंस जा रही है, 4 to 5 लाइंस तो इसके लिए जा रही है, ये वैल्यू को असाइन करने के लिए, करेक्ट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये कंसेप्ट हम यूज नहीं करते, इस तरीके से कोडिंग हम नहीं करते। अगर कोई भी डेटा है, अगर हमें उसमें असाइन करना है वैल्यू, तो हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर का, क्योंकि अगर हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाया और बाद में हमने वैल्यू को असाइन किया तो दिक्कत क्या आ रही है कि हर प्रॉपर्टी में हर ऑब्जेक्ट के लिए एक सेम वैल्यू जा रही है, वैल्यू तो यूनिक होना चाहिए, हर ऑब्जेक्ट पे जो एम्प्लॉय हमने बनाया उस एम्प्लॉय की आईडी यूनिक होनी चाहिए, अदरवाइज ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन ऐसी केसेस में क्या हो रहा है कि अगर आपने पहले ऑब्जेक्ट बनाया, बाद में अगर आपने उसमें वैल्यू असाइन किया, तो यहां पर दिक्कत क्या आ रही है कि सभी एम्प्लॉयज के लिए सेम आईडी जा रही है, करेक्ट, सेम ही वैल्यू आपको मिलेगी हर एम्प्लॉय आईडी के लिए। तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहां पर एक कंसेप्ट यूज होता है कंस्ट्रक्टर का, कि आप पहले ऑब्जेक्ट बना रहे हो, बाद में वैल्यू असाइन कर रहे हो। तो एक ऐसा कंसेप्ट आया, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो उसी टाइम आप इसमें वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो उसी टाइम पर आप वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट बन रहा है उसी टाइम,
मतलब यहां पर जो जीरो आ रहा था कि पहले ऑब्जेक्ट बनेगा बाद में वैल्यू असाइन हो रही है, वो कंसेप्ट ही नहीं होगा, डायरेक्टली आपको वहां पर वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो यहां पर यूज होता है हमारा कंस्ट्रक्टर। करेक्ट। सो कंस्ट्रक्टर यूज होता है वैल्यू को इनिशियलाइज क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसी टाइम वैल्यू को अगर आपको इनिशियलाइज करना है, जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आप चाहते हो कि कोई वैल्यू आप उसमें असाइन करें। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। सो कंस्ट्रक्टर क्यों यूज होता है? टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर यूज होता है वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। सो कंस्ट्रक्टर, देखिए सो सबसे पहला एडवांटेज, कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसी टाइम आप इसको इनिशियलाइज करिए, ताकि आपके पास ऐसे रोल नंबर में कोई जीरो वैल्यू ना आए। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी में ऐसे जीरो वैल्यू ना आए। ऐसे मल्टीपल यूज केसेस है, करेक्ट, जहां पर आप ऐसे ऑब्जेक्ट बनाओगे मेमोरी में और हर जगह पर आपको एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू जीरो मिल रही है। करेक्ट, क्योंकि हम उस केस में क्या कह रहे थे, पहले ऑब्जेक्ट बना रहे थे बाद में वैल्यू को असाइन कर रहे थे। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं मेमोरी स्पेस तो उसी टाइम यहां पर अलॉट कर लेता है ये। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर्स। सो कंस्ट्रक्टर हमें हेल्प करता है कि जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसी टाइम वैल्यू इनिशियलाइज करें। मतलब वो जीरो वैल्यू जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो कभी जाएगी ही नहीं, मतलब वो जो वेरिएबल था वो खाली नहीं रहेगा। जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसी टाइम उसमें वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगा, तब हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर का। करेक्ट, देखिए कैसे। अब कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे वो भी डिस्कस कर लेते। देखिए कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज, कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम। जो क्लास का नाम होगा वही आपके कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर अगर आप बना रहे हो तो जो क्लास का नाम है वही आपके कंस्ट्रक्टर का नाम है। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट रिटर्न ए वैल्यू। कंस्ट्रक्टर हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता, कंस्ट्रक्टर हमें किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। जैसे मेथड विदाउट रिटर्न टाइप आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। जब आप मेथड बना रहे हो, जैसे मैंने बनाया M1, तो ये क्लियर होगा क्या? नो, कंपाइलर इसको समझ ही नहीं पाएगा। एक तो ये कंस्ट्रक्टर हो सकता है, लेकिन जब एक्स का क्लास का नाम सेम रहेगा तब, लेकिन ये क्लास का नाम भी सेम नहीं है तो आपको इसको लिखना होगा वॉइड। तो कंस्ट्रक्टर यहां पर कंपाइलर इसको समझ पाता है कि ये यहां पर ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। वॉइड आया मतलब है कि रिटर्न टाइप आया, और रिटर्न टाइप किसके साथ होता है? मेथड के साथ, तो ये मेथड है। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, कंस्ट्रक्टर भी सेम हम मेथड की तरह ही बनाते हैं। ठीक है, ये सेम मिलेगा आपको एक क्लास यहां पर मेथड की तरह, लेकिन इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप? जिसका नाम क्लास नेम से सेम होगा, जिसके साथ कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, वो आपका कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर किसी भी टाइप की वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, सो ये सेम जो आपका क्लास नेम है उसी तरीके से आपको यहां पर मिल जाएगा। बाकी पैरामीटर्स हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे अब हम कंस्ट्रक्टर को। देखिए तो ये अब हमारा क्लास है। अगर मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है, देखिए सो एम्प्लॉय डिटेल्स, ये हमारा क्लास नेम है, एंड अब इस क्लास नेम में हमने डायरेक्टली इसको इंप्लीमेंट किया। देखिए ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। देखिए इसने कोई भी एरर हमें रिटर्न नहीं किया, क्योंकि ये क्या है? ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। अगर आप चाहते हो कि इसमें वैल्यू आए, सो देखिए सबसे पहले इंट वैल्यू, तो हमें क्या चाहिए? एम्प्लॉय आईडी। सो एम्प्लॉय आईडी मैंने ले लिया। सेकेंड हमें क्या चाहिए? एम्प्लॉय नेम। सो एम्प्लॉय नेम हमने ले लिया। सेकेंड हमें क्या चाहिए? ये भी स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, तो स्ट्रिंग। पैरामीटर्स तो सभी को क्लियर है, हमने मेथड जब हमने डिस्कस किया था हमने उसमें पैरामीटर्स डिस्कस किए। करेक्ट, तो ये पैरामीटर्स ही है। एंड देन स्ट्रिंग मोबाइल नंबर। करेक्ट, तो सभी डेटा को हमने यहां पर एक्सेप्ट कर लिया। देखिए जितना भी हमारा डेटा है उसको हमने यहां पर एक्सेप्ट कर लिया। या आप डिफरेंट ले सकते हो या फिर सेम भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहां पर ये जो डेटा आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी, देन यहां पर एम्प्लॉय नेम और मोबाइल नंबर। तो जब आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे उसी टाइम आप उसको कॉल करोगे। देखिए यहां पर हमने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया, इसीलिए डिफॉल्ट ले रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, हम कंस्ट्रक्टर के साथ एक्सेस मॉडिफायर का यूज कर सकते हैं। तो ये अब ये पब्लिक कंस्ट्रक्टर है।
ठीक है, ऐसे कंस्ट्रक्टर का आप यूज कर सकते हो, वहां पर आप एक्सेस मॉडिफायर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो जगन अगेन जो मॉडिफायर्स होते हैं जैसे स्टैटिक, फाइनल, ये नहीं आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। और अगेन यहां पर आप कोई रिटर्न टाइप नहीं ले सकते। अगर मैंने यहां पर दिया वॉइड, तो ये समझेगा ही नहीं कि ये क्या आपने इंप्लीमेंट किया। अब ये एक मेथड है, अब ये आपकी एक मेथड है, ये कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। जैसे आपने इसको डिफाइन किया वॉइड, अब ये बन गया आपका एक मेथड, ठीक है। लेकिन जैसे आपने वॉइड हटाया, अब ये आपका एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये आपका एक कंस्ट्रक्टर है। और हमें क्या चाहिए, यहां पर कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है। देन अब यहां पर हम अगर बात करें जावा के लिए, तो जावा में कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं? देखिए, सो बेसिकली जावा में हमारे पास 3 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। देखिए, सो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, 1 मिनट गाइस, ठीक है। सो जावा में 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आप देखिए, आप इनके नाम से इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। सबसे पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटर्स और नॉन पैरामीटर्स, ये तो क्लियर हो रहा है आपको। हमने मेथड भी ऐसे डिस्कस किया था, पैरामीटर विदाउट पैरामीटर, ये तो क्लियर हुआ। पैरामीटर्स क्या होते हैं, यस और नो? पैरामीटर्स और नॉन पैरामीटर्स, ये क्लियर है आपको गाइस? पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये क्लियर है? यस सर। यस, करेक्ट। क्योंकि जब हम बनाते हैं, देखिए M1 मेथड हमने बनाया, तो ये जो हम यहाँ पर प्रोवाइड करें, ये हमारे पैरामीटर्स है। ये क्या होते हैं, हमारे पैरामीटर्स है। ये एक पैरामीटराइज्ड हुआ, और अगर हमने ऐसी मेथड बनाई, ये नॉन पैरामीटराइज्ड हुआ। वैसे सेम कंस्ट्रक्टर, अगर हमने जो क्लास नेम यहाँ पर प्रोवाइड किया, तो क्लास का नाम है, सपोज करिए कि आपका क्लास नेम है, सो क्लास 1 या फिर क्लास A, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया, और ये कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। तो ये जो कंस्ट्रक्टर हमारा बन गया, ये हो गया पैरामीटराइज्ड, ठीक है, पैरामीटराइज्ड। और ये हमारा बन गया नॉन पैरामीटराइज्ड, ठीक है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसमें पैरामीटर्स है, इसीलिए पैरामीटराइज्ड है। इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, इसीलिए ये नॉन पैरामीटराइज्ड है। अब ये जो दोनों कंस्ट्रक्टर है, ये आप बनाते हो, ये डेवलपर बनाता है। देखिए, जब भी आप कोई क्लास बनाते हो, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो उसका कंस्ट्रक्टर भी बनता है। तो वो कंस्ट्रक्टर होता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसीलिए हम इसको कहते हैं कंपाइलर जनरेटेड, कंपाइलर जनरेटेड। ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये कंपाइलर बनाता है। जब भी आप किसी प्रोग्राम को कॉल करते हो, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और ये बनाता है आपका कंपाइलर। कंपाइलर, अगर आपने क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट इसको एक कंस्ट्रक्टर बनाएगा, और उस कंस्ट्रक्टर को हम यहां पर कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी नो पैरामीटराइज्ड होता है, मतलब विदाउट पैरामीटराइज्ड। इस टाइप का ये कंस्ट्रक्टर होता है, कोई पैरामीटर्स नहीं होते, लेकिन ये आपको विजिबल नहीं होगा, ये आपको शो नहीं होगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये आपके लिए बनता है। देखिए, अभी तक हमने क्लास बनाया, अभी तक हमने कई सारी क्लासेस बनाए। देखिए, जैसे एरिया ऑफ सर्कल, अब इसका एग्जांपल लेते हैं, या फिर फर्स्ट जावा प्रोग्राम, सिंपल इंटरेस्ट। इसको अगर हमने ओपन किया इस कोड को, देखिए हमने डायरेक्टली मेथड के अंदर ही बनाया क्या बाकी सभी कोड? ठीक है, मैं एक और कोड यहां पर आपको लिए शो करता हूं, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए, सपोज करें अब ये कोड है, अगर हमने इसको नहीं बनाया, ठीक है, अगर हमने इसको नहीं बनाया कंस्ट्रक्टर को, तो भी क्या हो रहा है, हम इस मेथड को कॉल करें, और यहां से हम क्या कॉल करें? देखिए, ये हम कॉल कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर को। अभी हम देखिए, क्या हमारे इस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर है? क्या हमारे क्लास में हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया? क्या हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया इस क्लास के अंदर? बताइए। नो। नो, करेक्ट। सो अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, फिर भी हम देखिए हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करें, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है आपके क्लास के नाम से, तो ये आपका कंस्ट्रक्टर होता है। न्यू के बाद जो आप क्लास नेम इंप्लीमेंट करते हो, ये आपका कंस्ट्रक्टर होता है। आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो, ठीक है, ये आपका क्लास नेम है, ठीक है, लेकिन ये किस टाइप का है? ये आपका कंस्ट्रक्टर होता है। अगर आप कॉल कर रहे हो, फिर भी ये कॉल जा रहा है,
लेकिन हमने तो कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। देखिए ऐसी केसेस में जब आपने क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तब कंपाइलर एक कंस्ट्रक्टर बनाता है और वो कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर होता है, उसमें कोई पैरामीटर्स नहीं होते और उस कंस्ट्रक्टर को हम यहां पर कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहां पर किस टाइप का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मीनिंग क्लियर हुआ? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मींस अगर आपने क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो यहां पर क्या होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब आप मुझे बताइए, अब आपने ये कंस्ट्रक्टर बनाया है, यस और नो? ये कंस्ट्रक्टर बनाया अभी आपने, ये कंस्ट्रक्टर है ना, यस और नो? ये कंस्ट्रक्टर है गाइस, ये कंस्ट्रक्टर Yes, है sir. नहीं? कंस्ट्रक्टर है। अब आपने यहां पर कंस्ट्रक्टर बनाया तो क्या अब ये कॉल होगा? क्या अब ये कॉल होगा? अभी आपने कंस्ट्रक्टर बनाया, अभी अगर मैं कॉल करूं इस सेम मेथड को तो क्या अब ये कॉल होगा? अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, क्या आया? एरर्स आ रहे इसमें, करेक्ट? ये वर्क नहीं कर रहा। यहां पर ये क्या कह रहा है कि इसमें एरर्स है। अब एरर्स क्या है? देखिए यहां पर ये मुझे एरर दिखा रहा है। देखिए यहां पर एक एरर है, यहां पर एक एरर है, यहां पर जहां जहां मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूं वहां मुझे एरर शो कर रहा है। क्यों एरर शो कर रहा है? क्या एरर है? पढ़िए क्या एरर आ रहा है? एड आर्गुमेंट टू मैच एम्प्लॉय डिटेल्स, या फिर चेंज कंस्ट्रक्टर या क्रिएट कंस्ट्रक्टर। क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्टर आप कॉल कर रहे हो ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर तो आपके पास है ही नहीं, तो आप कॉल कैसे कर रहे हो? हमने मेथड के बारे में समझा था कि अगर एक क्लास में दो नाम मतलब एक क्लास में सेम नाम की दो मेथड्स हो सकते हैं, यस और नो? एक क्लास में सेम क्लास की दो मेथड्स हो सकती है ना? जैसे मैंने कहा यहां पर m1 मेथड, ठीक है, ये एक m1 मेथड, ठीक है, void m1 और अगेन void m1, लेकिन ये वैल्यू यूज करिए int a। तो ये दो मेथड से एक ही क्लास के अंदर अगर मैंने कॉल किया object.m1, करेक्ट, अगर इसमें ये मेथड है ही नहीं, सपोज करिए ये मेथड नहीं है, तो क्या इस मेथड को कॉल जाएगा? क्या इस मेथड को कॉल जाएगा? अभी बताइए, क्या इस मेथड को कॉल जाएगा? बताइए, कॉल जाएगा क्या? मैंने object.m1 को कॉल किया, m1 मेथड तो है आपकी क्लास, ये m1 मेथड है और मैंने इसको कॉल किया, तो क्या इस मेथड को भी कॉल जाएगा? एक ही मेथड है मेरे क्लास के अंदर, तो क्या इसको कॉल जाएगा? क्या लगता Yes, है sir. आपको? जाएगा कॉल? सोचिए, हमने m1 मेथड को कॉल किया, मेरे क्लास के अंदर भी m1 मेथड है, लेकिन क्या इस मेथड को कॉल जाएगा अगर हम कॉल करते तो? क्या ये दोनों मेथड सेम है? मैं जिसको कॉल कर रहा हूं और जो यहां पर डिफाइन किया हुआ है, क्या ये दोनों मेथड सेम है? ध्यान से देखिए, सेम है क्या दोनों मेथड्स? देखिए इसमें पैरामीटर्स है, ये क्लियर हो रहा है? इसमें पैरामीटर्स है, आप जिसको कॉल कर रहे हो क्या इसमें कोई पैरामीटर्स है? बताइए। No. नो, करेक्ट, आप जिसको कॉल करे उसमें तो कोई पैरामीटर्स नहीं, तो कंपाइलर कैसे इसको कॉल कर पाएगा? वो तो इसको कॉल ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए तो ये दोनों मेथड डिफरेंट है ना। वो कोई सी मेथड ढूंढेगा, वो आपकी क्लास के अंदर कोई ऐसी मेथड ढूंढेगा जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है, तो वो क्या कहेगा आपको? मेथड डज नॉट एग्जिस्ट। आप जिस मेथड को कॉल कर रहे हो वो आपकी क्लास के अंदर नहीं है, क्योंकि कंपाइलर के लिए ये दोनों मेथड डिफरेंट है। क्लियर? क्योंकि विदाउट पैरामीटर और विद पैरामीटर दोनों मेथड्स डिफरेंट होती है कंपाइलर के लिए, चाहे उसका नाम सेम हो। अगर हमने ऐसे कॉल किया m1 तो ये डायरेक्टली अब इस मेथड को कॉल करेगा, और अगर हमने कॉल किया object.m1 और इंटीजर वैल्यू हमने पास किया तब ये कॉल करेगा इस मेथड को। करेक्ट, ये दोनों के लिए डिफरेंट है। अभी यहां पर आपने क्या समझा? आपकी क्लास के अंदर हमारे पास क्या है? एक कंस्ट्रक्टर है, करेक्ट। आपने पहले कॉल किया था तो ये कॉल जा रहा था, कोई एरर नहीं थे इसको जब आपने कॉल किया, लेकिन जैसे ही आपने यहां पर एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया तो इसको कॉल नहीं जा रहा है। अब ये कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर नहीं हो सकता है, आप इसको कॉल नहीं कर सकते, या तो आर्गुमेंट ऐड करिए या फिर इसको रिमूव कर लीजिए क्लास में से। क्यों ऐसा कह रहा है? देखिए पहले की क्लास में जैसे हमने अभी क्लास बनाया था, हमने उसमें कोई कंस्ट्रक्टर बनाया था क्या? क्या हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया? नो। कंपाइलर क्या करता है? अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया
तो ही यहां पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब बनता है? अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर नहीं बनाया है तो। अगर आपने क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो ही आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो ही ये कॉल करता है, तो ही कंपाइलर आपके लिए कंस्ट्रक्टर बनाता है। अभी आपने क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया है ना, अभी आपने बनाया क्लास के अंदर, तो इस केस में क्या कंपाइलर कंस्ट्रक्टर बनाएगा? बताइए। अगर आपने क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर बनाया तो कंपाइलर आपके लिए कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता है, ठीक है। कंपाइलर बाय डिफॉल्ट कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। कंपाइलर कब यहां पर कंस्ट्रक्टर बनाता है? अगर आपने क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया होगा तो। लेकिन अभी हमने तो कंस्ट्रक्टर बना लिया, तो अब ये यहां पर यूजलेस है, ये यहां पर है ही नहीं क्लास के अंदर, क्योंकि कंपाइलर ने बनाया नहीं। क्योंकि आपने अगर बनाया है तो कंपाइलर ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्टर आपके क्लास के अंदर नहीं बनाता। तो अगर हमें डेटा पास करना है, आप चाहते हो कि ये कंस्ट्रक्टर को कॉल जाए, तो आप इसमें डेटा पास कर सकते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी पास करना है, तो हमने पास किया 101। फिर हमें क्या पास करना है? स्ट्रिंग नेम पास करना है, तो हम नेम यहां पर पास करते हैं, जैसे कि अनिल, ठीक है। देखिए अब सभी डेटा आप यहां पर पास करा सकते हो। फिर हमने इसमें पास किया, सपोज करें मोबाइल नंबर हमें चाहिए, सो 9090, ये देखिए। अब तो ये सभी लाइंस का अब यहां पर कोई जरूरत नहीं है। देखिए अब कितने एम्प्लॉयज आप बना पाओगे सिर्फ इतने से लाइन में, ठीक है। अब इतने सारे आप यहां पर कॉल कर पाओगे। देखिए सो ऑब्जेक्ट 1 कॉल कर रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, जितने ऑब्जेक्ट्स आपको बनाना है सभी ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट। एंड देखिए अब आप नाम चेंज करें इसमें, सो 101 तो इसको करते हैं 102, फिर इसको करते हैं 103 एंड इसको करते हैं 104। सो अनिल, देन कुणाल एंड देन सागर, राजेश। देखिए कितनी लाइन का कोड हमें लिख रहा था और यहां पर हमें कितनी लाइन में ये सॉल्व हो रहा है, देखिए 9093। देखिए 4 ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए, 4 ऑब्जेक्ट्स में हमने डेटा भी असाइन किया और हमें सिर्फ 4 ही लाइंस लगी। लेकिन प्रीवियसली हमें कितना सारा कोड लग रहा था, करेक्ट। अब अगर आप चाहे तो अगर आप इन मेथड्स को एक्सेस करो, देखिए सो ऑब्जेक्ट डॉट m1, ऑब्जेक्ट डॉट m2 जो हमारी मेथड्स है प्रिंट एम्प्लॉय, आप इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट डॉट, ठीक है। अब ये डेटा याद जा रहा है आपकी मेथड के लिए। अब आप सभी मेथड को कॉल करेंगे, चारों ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस मेथड को कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ठीक है। देन अब ये जैसे ही आप कॉल करोगे अब कोई एरर नहीं आ रहा है हमें, क्योंकि ये कंपाइलर हमारे पास, ये जो कंस्ट्रक्टर है हमारे पास प्रेजेंट है, ये कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको कॉल कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम जो कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं वो ये कंस्ट्रक्टर है। अब ये डेटा आपको यहां पर तो मिल जाएगा, अगर आप इसको प्रिंट करेंगे, देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो ये डेटा आपको इस कंस्ट्रक्टर में मिल जाएगा अगर आप इसको एक्सेस करें। सो एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू प्लस एम्प्लॉय आईडी। लेकिन आपको ये डेटा इस एम्प्लॉय आईडी में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंस्टेंस है, ये लोकल है, करेक्ट। अगर आप इसको कॉल करोगे, मैंने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट में डेटा ऐड किया, पहले ऑब्जेक्ट में चेक करेंगे, देखिए सो 101, 102, 103, 104 एम्प्लॉय आईडी यहां पर आपको मिल रहा है, क्योंकि ये एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। लेकिन M1 की अगर बात करें तो यहां पर देखिए एम्प्लॉय आईडी यहां पर 0 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये इस वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, ये एम्प्लॉय आईडी, और यहां पर जो वैल्यू प्रिंट हो रही है ये आपका लोकल है। तो हमें यही डेटा जो हमने यहां पर लिया है इसमें असाइन करना है। तो देखिए अब इसमें असाइन कैसे होगा, तो असाइन करने के लिए आपको इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बताना पड़ेगा। देखिए दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू ये एम्प्लॉय आईडी जो आप यहां यूज कर रहे हो, वो एम्प्लॉय आईडी सेम आपको असाइन करना है इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी में, तब जाके ये डेटा असाइन होगा आपकी प्रॉपर्टी में। अभी अगर आप रन करेंगे, देखिए यहां पर क्या हुआ था, एम्प्लॉय आईडी जो कंस्ट्रक्टर का पार्ट था वो रिटर्न कर रहा है, लेकिन ये है आपकी मेथड की वैल्यू, और मेथड में क्या रिटर्न कर रहा था, फिर भी 0, हमने डेटा पास करने के बाद भी, ठीक है, 0 रिटर्न कर रहा था। अब अगर आप चेक करेंगे तो अब ये प्रॉपर हमें डेटा रिटर्न करेगा, लेकिन बाकी इसमें क्या रिटर्न करेगा, नल। इसमें भी नल रिटर्न करेगा, इसमें भी, क्योंकि हमने इनमें तो कोई वैल्यू असाइन नहीं किया। देखिए रन करिए इसे, और अब देखिए पहली जो मेथड कॉल हो रही है, देखिए एम्प्लॉय आईडी 101, 102, अब प्रॉपरली जा रहा है इसमें डेटा, तो हमें इसी तरीके से सभी इसमें डेटा को असाइन करना पड़ेगा। देखिए दिस डॉट, अब जो हमारे पास एम्प्लॉय नेम है, तो एम्प्लॉय नेम में कौन सा नाम जाना चाहिए, जो हमने इसमें पास किया, सो एम्प्लॉय नेम, तो जो पास किया वो डेटा यहां पर आना चाहिए।
अगेन मोबाइल नंबर में डेटा पास करना है, सो दिस डॉट मोबाइल नंबर इज इक्वल टू, और ये जो मोबाइल नंबर हमने इसमें पास किया ये डेटा, करेक्ट। अब ये डेटा प्रॉपरली असाइन होगा, जो आप कॉल कर रहे हो, ठीक है, जो आप यहां से पास कर रहे हो वो सेम डेटा अब यहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो मैं यहां पर इसमें एक लाइन ब्रेक ऐड कर देता हूं ताकि जब भी इसको कॉल हो जाए ये न्यू लाइन में आपको शो हो, क्योंकि अभी ये एक ही जगह पर आपको शो कर रहा है तो प्रॉपरली आपको शो नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए अब जैसे आप इसको कॉल करेंगे तो ये प्रॉपरली हमें डेटा रिटर्न हो जाएगा। देखिए सभी डेटा, सबसे पहला एम्प्लॉय आईडी 101, एम्प्लॉय नेम अनिल, मोबाइल नंबर, देन 102 कुणाल, 9091, देन 9092, ऐसे सभी एम्प्लॉयज यहां पर प्रिंट हो रहे हैं, करेक्ट। तो अब इस केस में क्या हुआ कि अब हमें पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, बाद में उसको कॉल करना, ये हम नहीं कर रहे। जब हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसी टाइम आप इसमें वैल्यू को असाइन कर रहे हो। तो अब इस ऑब्जेक्ट में जो आपके ये वेरिएबल्स है इसमें आपको जीरो वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब आपको डिफॉल्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कभी खाली नहीं होगा, ये वेरिएबल खाली नहीं होगा। जब आप इसको कॉल करेंगे उसी टाइम इस वेरिएबल्स में डेटा असाइन हो रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर हमें हेल्प कर रहा है इन सभी वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। और जैसे हम ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं उसी टाइम हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो ये मेन एडवांटेज होता है आपके कंस्ट्रक्टर का, कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना चाहते हो, जब भी आप इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो और उसी टाइम अगर आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना चाहते हो तो हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर्स का। क्लियर है गाइज, यहां तक कंस्ट्रक्टर बताइए। कंस्ट्रक्टर क्लियर है? दिव्यानी, दिशा, ईशांत, कंस्ट्रक्टर क्लियर है आपको? कंस्ट्रक्टर क्या करता है? कंस्ट्रक्टर का मेन एडवांटेज है टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज नहीं होता। मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर करते हैं कि कंस्ट्रक्टर यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर का मेन एडवांटेज है इस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है इसमें वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है, जो हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है आपके क्लास के नाम से, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के लिए हम कोई भी रिटर्न टाइप इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। देन अगर हमने इस क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट नहीं किया, अगर हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो कंपाइलर एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसमें बनाता है। अभी तक हमने जितनी क्लासेस क्रिएट किया उसमें हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था, तो कंपाइलर ने खुद से वहां पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उस कंस्ट्रक्टर को हम यहां पर क्या कहते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अ कंपाइलर जनरेटेड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो कंपाइलर बना लेगा, लेकिन अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया तो क्या कंपाइलर इसमें कोई कंस्ट्रक्टर बनाएगा? बताइए, क्या कंपाइलर उसमें कोई कंस्ट्रक्टर बनाएगा? नो, करेक्ट। देखिए तो उसमें हमने ये तो समझा कि ये कुछ टाइप का कंस्ट्रक्टर हुआ, ये आपका पैरामीटराइज्ड टाइप का हुआ, पैरामीटराइज्ड टाइप, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और नॉन पैरामीटराइज्ड टाइप का भी हो सकता है, आप यहां पर बना सकते हो। देखिए पब्लिक एंड ये आपके क्लास का नाम, ठीक है। देखिए ये भी कंस्ट्रक्टर है, अब ये भी कंस्ट्रक्टर है, लेकिन ये किस टाइप का है? ये नॉन पैरामीटराइज्ड टाइप का है, नॉन पैरामीटराइज्ड, ठीक है। ये नॉन पैरामीटराइज्ड टाइप का है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर है लेकिन नॉन पैरामीटराइज्ड। आपने चाहे ऐसा भी कंस्ट्रक्टर बनाया तो भी कंपाइलर नहीं बनाएगा, क्योंकि ये सेम कंस्ट्रक्टर, ऐसा ही कंस्ट्रक्टर बनाता है आपका कंपाइलर जब आप कॉल करते हो तो। लेकिन अगर आपने ये भी कंस्ट्रक्टर बनाया तो भी वो आपके लिए कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाने वाला, अगर आपने बनाया है तो। क्लियर है गाइज? यहां तक सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? इसको ये विजिबल रहेगा क्या आपको? इतना मैं अगर इसको जूम आउट करूंगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ग्रुप पे शेयर करिए ताकि आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए हेल्प हो जाएगा। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विजिबल है क्या आपको कोड? फोटो में आ जाएगा इसको अगर आप फोटो निकालते हो तो। गाइस, दिव्यानी आप कर रहे हो क्या? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ग्रुप पे शेयर करिए ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए हेल्प हो जाएगा। यस सर। ओके, कर लिया? ओके गाइस, ठीक है। तो कल के सेशन में फिर हम डिस्कस करेंगे लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, तीन टाइप के वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर कल के ही सेशन में हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, क्योंकि अब हमने जैसे यहां पर समझा कि जब हम मेथड को कॉल करते हैं तो जितना भी कोड होगा ये लाइन बाय लाइन हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन अगर हमें किसी कोड को कंडीशनली एग्जीक्यूट करना है, किसी पार्ट को स्किप करना है,
तो हम यहाँ पर यूज करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट में हमारे पास दो कैटेगरीज है, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ, स्विच केस, टर्नरी ऑपरेटर, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले सेशन में। तो कल पहले हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल के बारे में, क्योंकि वो पॉइंट हमारा पेंडिंग है। अब आपको मेथड क्लियर है प्रॉपरली, आप डेटा एक्सेस कर पा रहे हो, तो वो एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए आपका कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं। और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। क्लियर है गाइस यहां तक सभी स्टूडेंट्स? दिव्यानी, दिशा, ईशान, या ओके गाइस। तो कल अगेन 4 बजे हम ज्वाइन करेंगे, जहां हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। ओके देन, तो इसको प्रैक्टिस करेंगे गाइस और अच्छे से इसको इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे शेयर करेंगे। सभी सेशंस मैंने अपलोड कर दिया है, मैंने आपको शेयर भी किया है, तो ये सेम सेशन अगेन मैं अपलोड करके आपको ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से और इसकी थ्योरेटिकल नोट्स को रीड करिए प्रॉपरली, ठीक है। ये आपको इंटरव्यूज में हेल्प करेगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको इंटरव्यूज में आने ही वाले हैं, ठीक है। ओके गाइस देन, सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल के बारे में, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। ओके गाइस देन, सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।